दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और इंग्लिश का कंटेंट जो आई दृष्टि का है वो हिंदी के कंटेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो जो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, अगर वो इंग्लिश वाला कंटेंट देखेंगे तो उन्हें खुद ही अनुभव हो जाएगा। मेरा कहना बस ये है कि आप लोग वीडियो देखने की जगह पर सुनना अगर प्रेफर करोगे तो दोनों ही कंटेंट आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हिंदी का कंटेंट कंप्लीटली तो नहीं कवर कराया गया है, लेकिन गौरव सर ने पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से पूरी बुक कवर करा दी है। 6-7 वीडियो है उसके, आप देख सकते हो। और इंग्लिश का कंटेंट अभी चल रहा है, हौले हौले चल रहा है। तो टोटल 10 से 11 लेक्चर्स हुए हैं। मुझे लगता है कि 20 लेक्चर के आसपास होंगे। आधे घंटे से 1 घंटे के बीच के लेक्चर्स हैं, आराम से सुन सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक न्यूज़ का सेक्शन। तो पहली जो न्यूज़ है वो है एनपीएस वात्सल्य को लेकर के। तो जितनी चीज़ें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगी उसको हाईलाइट करूंगा और कुछ चीज़ें लिख दूंगा। तो उतनी ही चीज़ें आप लोग जानने की कोशिश करेंगे। बहुत कहानी में हम लोग नहीं जाएंगे। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उतनी ही चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, लेकिन एनपीएस वात्सल्य में जो एस का मतलब है वो सिस्टम है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य। ठीक है, किसके लिए है? तो एक पेंशन स्कीम है, ये माइनर्स के लिए है। न्यू दिल्ली से ये लॉन्च हुई है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च हुई है? तो जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। ठीक है, इन्होंने एनपीएस वात्सल्य लॉन्च किया है 18 सितंबर को। किस लिए? फिर से बता रहा हूँ, जो भी माइनर्स हैं यानी कि 18 वर्ष के नीचे आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए एनपीएस वात्सल्य आया है। कि कुछ जैसे एनपीएस होता है ना, नेशनल पेंशन स्कीम, उसी की तरह से नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य आया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके नाम से अकाउंट खुलेगा, लेकिन उनके मदर या फादर या पेरेंट्स उसको ऑपरेट करेंगे अंटिल दे टर्न 18, यानी कि जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। तो देख लेते हैं क्या है कि ये स्कीम है जो कि पेरेंट्स को अलाउ करती है टू ओपन, खोलने के लिए, द एनपीएस वात्सल्य अकाउंट, एनपीएस का वात्सल्य अकाउंट फॉर देयर माइनर चिल्ड्रन, अपने छोटे बच्चों के लिए यानी कि जो 18 वर्ष से कम है, एंड मेक कॉन्ट्रीब्यूशन अंटिल द चाइल्ड टर्न 18, कि जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसके मम्मी पापा उसके अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, लेकिन किसका नाम रहेगा? उसी बच्चे का नाम रहेगा। ठीक है, ये क्यों आया है? तो इसलिए आया है कि रेगुलर इनकम जो है वो बच्चों को मिल सके। ठीक है, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको एक रेगुलर फिक्स्ड इनकम मिलने लगे, इसीलिए एनपीएस वात्सल्य आया है। अच्छा, 18 साल के बाद क्या होगा? 18 साल के बाद ये एक रेगुलर एनपीएस अकाउंट में ट्रांजिशन हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, फिर एक बात और कह रहा है कि रिटायरमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन प्लान किया जा रहा है कि बच्चों का खुल जाएगा। तो आज के 40 साल बाद, 50 साल बाद, मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, 50 साल बाद जब उसका रिटायरमेंट प्लान होगा तो उसके हाथ में कुछ पैसे निश्चित रूप से रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि दिस इंश्योर्स अ हेड स्टार्ट ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर द चाइल्ड। आगे कहता है कि ये जो स्कीम है, एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नेशनल पेंशन स्कीम फॉर फोकसेस ऑन चिल्ड्रन, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, पेंशन की जो स्कीम चल रही है, नई वाली पेंशन स्कीम, उसी चीज को ले करके चल रहा है, उसी का एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें बच्चों को फोकस किया जा रहा है। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब पात्रता क्या है, किस तरह से आप एनपीएस वात्सल्य खोल सकते हैं? कि कोई भी माइनर सिटीजन हो, 18 साल से कम का हो, वो खोल सकता है। माइनर का मतलब कि 18 वर्ष से कम का कोई भी बच्चा है उसके नाम पर एनपीएस वात्सल्य खुल सकता है। किसके द्वारा ऑपरेट किया जाएगा? तो ऑपरेटेड बाय पेरेंट और गार्जियन, तो गार्जियन के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। स्कीम जो है वो बहुत सारे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के द्वारा रेगुलेट की जाएगी, पीएफआरडीए के द्वारा। ठीक है, तो बीमा नियामक जो कंपनी होती है, ठीक है, उसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाएगा। उसके अलावा मेजर बैंक्स के द्वारा, इंडियन पोस्ट के द्वारा, पेंशन फंड के द्वारा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईएनपीएस के द्वारा ओपन किया जा सकता है। ठीक है, तो रेगुलेशन किसके द्वारा हो रहा है? पीएफआरडीए के द्वारा हो रहा है। और कहां कहां ओपन कराया जा सकता है? तो बड़े बैंक्स में, शेड्यूल्ड बैंक्स में ओपन कराया जा सकता है, हालांकि इसमें मेजर बैंक्स दिया हुआ है। फिर इंडियन पोस्ट के द्वारा, पोस्ट ऑफिस में ओपन कराया जा सकता है, पेंशन फंड में ओपन कराया जा सकता है। ठीक है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ईएनपीएस आता है वहां भी ओपन आप करा सकते हो। सब्सक्राइबर को कितना मिनिमम कंट्रीब्यूशन देगा? ठीक है, तो अब ये प्रश्न यहां से बनता है। पहला तो प्रश्न यहां से आ गया, पीसीएस या आरओ लायक। ठीक है, पूछेगा पीएम वात्सल्य योजना में मिनिमम यानी न्यूनतम कितना आप जमा कर सकते हो ईयरली? तो न्यूनतम आप जमा कर सकते हो 1000 रुपए पर एनम, तो इसको याद रखना, 1000 रुपए पर एनम। अच्छा, मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हो? जितने आपके पास पैसे हो जाए। ठीक है, देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, तो अधिकतम का कोई सीमा नहीं है।
PFRDA एक मल्टीपल इन्वेस्टमेंट चॉइस प्रदान करेगा सब्सक्राइबर को, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ प्लान कन्वर्टेड सिमुलेशन टू नॉर्मल, ठीक है। अगर 18 साल का हो जाएगा तो नॉर्मल NPS अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पूरा एक सम अप कर देता हूँ। वो जो NPS वात्सल्य है वो क्या है। NPS वात्सल्य जैसे समझ में आ रहा है नेशनल पेंशन स्कीम है, उसी का एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य। 18 तारीख को सितंबर में निर्मला सीतारमण जो कि आपके फाइनेंस और कॉर्पोरेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया। मेनली इसमें फोकस किया गया कि जो भी बच्चे हैं, जब वो माइनर हैं, 18 साल से कम है, तो उनके नाम पर इस अकाउंट को खोला जा सकता है NPS वात्सल्य को, जो कि उनके माता पिता के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा अंटिल द चिल्ड्रन टर्न्स 18। जब तक वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक माता पिता के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। 18 वर्ष के बाद ये जो अकाउंट है वो नॉर्मल NPS में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है उस तरह में कन्वर्ट हो जाएगा। फोकस क्या करता है कि जब तक बच्चा रिटायरमेंट की एज तक पहुंचेगा तो उसके पास कुछ पैसे होंगे जो कि उसको रिटायरमेंट के आसपास में मिलने लगेंगे, यानी कि मंथली पेंशन स्कीम टाइप उसको मिलने लगेंगे कुछ पैसे, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है, इससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक तरह की आ रही है। अगर मेंस में कुछ पॉइंट्स लिखे हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है। दूसरी चीज जो इसमें है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ जब आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी तो सोशल सिक्योरिटी भी आ जाएगी, यानी कि जब आप रिटायर्ड हो जाओगे 60 के बाद, ऐसी स्थान पर पहुंचोगे जहां पर मान लीजिए कि काम करने की क्षमता नहीं बचती है, तो मंथली आपके हाथ में कुछ पैसे होंगे। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है अष्टलक्ष्मी महोत्सव, ठीक है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव क्या है, तो देखिए यह 8 राज्यों को बेसिकली फोकस करती है, जिसमें सिक्किम और 7 जो 7 सिस्टर्स हैं वो भी इंक्लूड है। जैसे आपका सिक्किम हो गया, फिर हो गया असम हो गया, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर नागालैंड हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है। अगर कुछ छूटा हो तो बताइए, ठीक है। तो 8 राज्य जो है इनको फोकस करती है अष्टलक्ष्मी स्कीम। किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं उसके साथ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन देखते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा जो है ये स्कीम लॉन्च की गई अष्टलक्ष्मी महोत्सव के नाम से। ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव स्टार्ट हुआ कहाँ पर हुआ, तो ये संचार भवन नई दिल्ली में हुआ। तो ऐसे लिख लेना आप लोग, अष्टलक्ष्मी महोत्सव संचार भवन दिल्ली 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है। ऐसे क्या करता है, तो कब से कब तक चला ये महोत्सव जो है, 6 से 8 तक चल रहा था, कोई मतलब नहीं है इस बात का। कहाँ हुआ, भारत मंडपम, ठीक है। फेस्टिवल एक इंस्पिरेशन देता है जो 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय छोड़ दिया था मैंने, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इनको कलेक्टिवली अष्टलक्ष्मी कहा जा रहा है। और ये 8 फॉर्म ऑफ प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं, यानी कि संपन्नता के 8 रूपों को प्रदर्शित करते हैं। तो स्कीम कुछ और नहीं, सॉरी, जो महोत्सव है वो कुछ और नहीं है, बस ये जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट है वो की प्रॉस्पेरिटी को 8 तरह के दिखाते हैं, इसी बात को फोकस करता है, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4। तो कब से कब तक चल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनियन कैबिनेट ने, जो भी हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसने ग्राम सड़क योजना PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चौथा चरण जो इसका है, उसको हरी झंडी दिखाई, यानी कि उसको स्टार्ट किया। किसने अप्रूव किया, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया और नरेंद्र मोदी जी उसमें उपस्थित थे, चेयर कर रहे थे उस चीज़ को। और एक प्रपोजल था कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कितने वर्ष के लिए आएगी, तो 2024-25 से लेकर के 28-29 तक के लिए आ रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट सबसे पहला इसमें याद रखना है कि अगर प्रश्न पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, ये यहाँ से पूछेगा कि PMGSY 4 जो है उसका चरण कब से कब तक चल रहा है, तो 2024-25 से, याद रखिएगा 2024-25 से लेकर के 28-29 तक चल रहा है। क्या करेगी, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, यानी कि वित्तीय सहायता देगी। कितने किलोमीटर की रोड बनाएगी, 62,500 किलोमीटर तक की रोड जो है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी और टोटल 70,125 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। ये क्या करेगा, जो अनकनेक्टेड हैबिटेट्स है, जैसे जहां पर भी ऐसे आवास हैं, ऐसी चीजें हैं, बस्तियां हैं जो कि अनकनेक्टेड है, सिर्फ 25,000 हैबिटेट्स को कनेक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आ गई बातें, तो फिर से बता दे रहा हूं आपको, PMGSY जिसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 कह रहे हैं, ये कैबिनेट मीटिंग के दौरान, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी अध्यक्षता कर रहे थे, उस दौरान अप्रूव हुई। टोटल कहा गया इसमें
62,500 किलोमीटर की रोड हम लोग बनाएंगे, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। कितने रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता देंगे? तो 70,125 करोड़ रुपए का देंगे। ठीक है, 25,000 ऐसी हैबिटेट्स को जोड़ा जाएगा, ऐसी बस्तियों को, ऐसे आवासों को जोड़ा जाएगा जहां पर रोड नहीं है। ठीक है, और ये प्रपोजल किसका था? तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये था। ठीक है, फिर आता है पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जिसको पीएसएम कह रहे हैं। ठीक है, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को तो याद रखिएगा। पीएम ई बस सेवा कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन स्टार्ट किया? तो जो आपका हैवी इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं और स्टील को भी देखते हैं, उनका नाम है एचडी कुमारस्वामी। उन्होंने इसको स्टार्ट किया और इन्फॉर्म किया कि हमने अप्रूव कर दिया है पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को। ठीक है, ये स्कीम क्या करेगी? फॉर द प्रोक्यूरमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ई बसेस बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज विद एन आउटले ऑफ ₹3,435.33 करोड़। तो अर्थ क्या है इसका? अर्थ ये है कि ये योजना जो है, जो कि 3,435.33 करोड़ के साथ आई है, परिव्यय के साथ, उसमें जो भी सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण है, जिसको पीटीए बोल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज, उनके द्वारा ई बसों की खरीद की जाएगी और उसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया पीएम ई बस पेमेंट सेवा, पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है? तो जो भी सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण है, उनके द्वारा ई बसों की खरीद और उनके संचालन से रिलेटेड है। ये स्कीम जो है वो सपोर्ट करेगी 38,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसों को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेकर के 2028-29 तक के लिए। ठीक है, तो ये योजना वित्त वर्ष 2024-25 से लेकर के वित्त वर्ष 2028-29 तक टोटल 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों यानी कि ई बसों का समर्थन करेगी। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछेगा तो यहीं से पूछेगा या फिर आउटले से पूछ सकता है। ठीक है, नाम देकर के कि जो पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, उसमें टोटल 2024-25 फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष से लेकर के 2028-29 तक कितनी बसों से अधिक का संचालन या सपोर्ट करने की बात की गई है। ठीक है, तो उसमें दे देगा 35,000, 3500, 38,000, 3800। ठीक, तो आपको लगाना है मोर देन 38,000 यानी कि 38,000 या उससे अधिक। ठीक है, ये स्कीम सपोर्ट करेगी ऑपरेशन ऑफ ई बस फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट। तो जब से डिप्लॉय किया जाएगा, जब से उसको लाया जाएगा, वहां से 12 साल तक जो है ई बसेस को एक तरह से उसके ऑपरेशन को सपोर्ट करेगी, यानी कि उसके कार्यान्वयन को समर्थन देगी। ठीक है, तो याद रखिए कि 2024-25 से आने वाली जितनी बसें होंगी, डिप्लॉयमेंट जिसकी होगी, जिसकी तैनाती होगी, वहां से लेकर के 12 वर्ष तक ये संचालन के लिए समर्थन देगी ये स्कीम। ठीक है, आगे क्या कहता है कि इसी के साथ एक और जो स्कीम है वो भी आई, जिसका नाम है पीएम ई ड्राइव। तो देखिए, अभी तक पीएम ई बस सेवा मेन हेडिंग है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है वो जानता है कि पीएम ई बस सेवा को मोस्टली बच्चे पढ़ करके पहुंचेंगे, तो प्रश्न कहां से बनाएगा? पीएम ई ड्राइव से बनाएगा। तो ये याद रखना ज्यादा जरूरी है, पीएम ई ड्राइव। ठीक, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। तो यहां पर फुल फॉर्म भी इसका देख सकते हैं। ये स्कीम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो कंट्री में, यानी कि जो भी हमारा देश है वहां पर ई बसेज या ई वाहन ज़्यादा चलें, इसके लिए पीएम ई ड्राइव आया है और टोटल आउटले इसके लिए रखा गया है 10,900 करोड़ रुपए। तो पीएम ई ड्राइव के लिए 10,900 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। किस लिए आया? अगर इसका फुल फॉर्म आप याद कर लो तो ई से हो गया इलेक्ट्रिक, ई फॉर इलेक्ट्रिक, ठीक है, डी फॉर ड्राइव, आर फॉर रेवोल्यूशन, आई फॉर इनोवेशन या इनोवेटिव, ठीक है, वी फॉर व्हीकल और ई फॉर इन्हांसमेंट। इसका अगर याद कर लो और 10,900 करोड़ आप लोग समझ लो तो चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, 4 न्यूज़ हमने पढ़ा। अष्टलक्ष्मी पढ़ा, 8 राज्यों के लिए है कि प्रॉस्पेरिटी के 8 तरीके हो सकते हैं, मतलब कि 8 रूप हो सकते हैं, वो चीज़ दिखाती है। हमने पढ़ा आपका एनपीएस वात्सल्य, छोटे बच्चों के लिए है, मतलब लेस देन 18 ईयर्स के लिए है। ठीक है, फिर हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 पढ़ा। ठीक है, इसका भी कार्यान्वयन कब से कब तक है? 2024-25 से लेकर के 28-29 तक है। 62,500 किलोमीटर तक की रोड बनाएंगे। पीएम ई बस सेवा का भी पढ़ा कि 2024-25 से लेकर के 2028-29 तक टोटल 38,000 बसों से अधिक बसों को जो है सपोर्ट करना है और 12 साल तक इनका मेंटेनेंस और परिचालन देखना है और प्रमोट करना है जो भी
आपके स्टेट है वहाँ पर ई बसेस ज़्यादा से ज़्यादा चले, ठीक है। उसके साथ ही पीएम ई ड्राइव आया, जो कि नॉर्मली जितने भी ई वाहन है उसके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए 10,900 करोड़ रुपए का एक आउटले के साथ एक स्कीम लाई गई है। अगला जो है वो है 5 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो किसान मानधन योजना के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। अब देखिए इस पर प्रश्न कैसे पूछेगा, तो मैं इस पर भी लगा दे रहा हूँ, पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अगर आरओ में इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे प्रश्न पूछता है कि इसके 5 वर्ष पूरे हुए, इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग निकाली गई, यानी कि ये न्यूज़ आई होगी पीआईबी में, यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में, या पीटीआई में होगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। पीआईबी फिर से लिख देता हूँ, एक्चुअली ऐसा बहुत बार होता था कि जब मेरे गुरुजी लोग कुछ बोल देते थे और मैं समझ नहीं पाता था, ठीक है। तो जिन लोगों को पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए लिख दे रहा हूँ। पीटीआई और पीआईबी कोई भी न्यूज़ जो मैं पढ़ाता हूँ या किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी पढ़ाता है, वो सारी की सारी न्यूज़ कवर होती है इंडिया लेवल की पीआईबी से, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से। ये एक ऑफिशियल ऐप और चैनल है जो कि भारत सरकार की सारी न्यूज़ की कवरेज करता है। इवन प्रधानमंत्री मोदी जो गणतंत्र दिवस पर या स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं, या कोई और मिनिस्टर अगर वो इंपॉर्टेंट भाषण हुआ, तो उस पूरा भाषण की कॉपी भी इस पर, जो भी वो बोलते हैं वो सब कुछ इस पर आता है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हो। दूसरा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो इस पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक। तो अगर ये चीज़ें पीआईबी में छपी, मेरे हिसाब से कहने का जो मतलब था, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं जो भी एग्जामिनर है उसके माइंड में है कि भाई 5 वर्ष पूरा हुआ, इसका सफलतापूर्वक पूरा हुआ, इसका जश्न मनाया जा रहा है। तो चलो प्रश्न पूछ लेते हैं कि कब आया था। तो पहला पॉइंट ये याद रखो कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है वो कब आई थी, तो सितंबर 12, 2019 में आई थी, ठीक है। अब 12 सितंबर को अगर किसी का जन्मदिन है, किसी का बर्थडे है, तो उस हिसाब से याद कर लो कि 12 सितंबर 2019 में ये योजना आई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है किसी भी लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए पूरे देश में, ठीक है। यानी कि जो आपकी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आई थी 12 सितंबर सन 2019 को, वो एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है किसी भी, या तो वो छोटा किसान हो या फिर सीमांत किसान हो, यानी कि मार्जिनल फार्मर हो, पूरे देश में, उसके लिए। ये एक ओल्ड एज पेंशन स्कीम है जो कि वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, यानी कि आप ऐच्छिक रूप से और कंट्रीब्यूशन के द्वारा ओल्ड एज में, बुढ़ापे की उम्र में पेंशन पा सकते हैं। अंडर दिस इनिशिएटिव एलिजिबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर गिवन अ फिक्स्ड मंथली इनकम। कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 3,000 रुपये मंथली इनको दिए जाएंगे। जो भी छोटे किसान या सीमांत किसान है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, लेकिन कब दिए जाएंगे, जब आप 60 वर्ष के हो जाओगे उसके बाद, ठीक है। उसके लिए क्या एज एलिजिबिलिटी है, मतलब कितनी एज के फार्मर्स को ये चीज़ मिल सकती है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, पीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो आपका मानधन योजना आई है, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 12 सितंबर को आई थी, उसके लिए एज लिमिट क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए ये मानधन योजना आई थी, ठीक है। और आपको कितना कंट्रीब्यूट करना होगा, तो 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, देखिए जब आप कम उम्र से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करोगे तो कम पैसे में ही काम चल जाएगा, लेकिन अब जब 40 की उम्र से कंट्रीब्यूट करोगे तो 200 रुपये के मंथली देना पड़ेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, तो मंथली 3,000 रुपये मिलेंगे। अब देखिए इस पर 3 प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। पहला तो ये पूछ सकता है कि कब लॉन्च हुई थी, तो आप याद रखिएगा 12 सितंबर 2019 को लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। दूसरा कि किस तरह के किसानों को कवर किया गया है, तो स्मॉल एंड मार्जिनल यानी कि लघु और सीमांत किसानों को कवर किया गया है। तीसरा कितने एज ग्रुप के किसानों के लिए ये योजना है, तो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक उम्र होनी चाहिए। कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 55 रुपये से तो 200 रुपये तक मंथली आपको कटवाना पड़ेगा। कब पैसे मिलेंगे, तो 3,000 रुपये मिलेंगे और रिटायर मतलब 60 वर्ष के बाद मिलेंगे, यानी कि एक तरह से रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे, ठीक है। कौन सा स्टेट इसमें सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है, तो बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी के मामले में, पेंशन पाने के मामले में किसान मानधन योजना के अंतर्गत बिहार सबसे ज़्यादा चल रहा है। फिर उसी का भाई झारखंड जो उससे अलग हुआ था वो दूसरे नंबर पर चल रहा है। कितने किसान अभी तक रजिस्टर्ड है, तो एक डेटा है अगस्त के अकॉर्डिंग, उसमें 23.38 लाख किसान टोटल रजिस्टर यानी कि ज्वाइन हो चुके हैं। फिर है उत्तर प्रदेश 2.5 लाख, छत्तीसगढ़
2 लाख और उड़ीसा 1.5 लाख फार्मर्स के साथ यहाँ पर चलते हैं। अगला है पोषण माह, इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए, मैं बता रहा हूँ कोई भी अपकमिंग एग्जाम में इससे कैसे प्रश्न बनेगा। तो पहला यही है कि जो राष्ट्रीय पोषण माह है वो कौन सा सप्ताह उसका जो है या कौन सा पोषण माह यहाँ पर लॉन्च किया गया है सितंबर के महीने में। तो सबसे पहला प्रश्न बन गया कि 7वां राष्ट्रीय पोषण माह जो है सितंबर के महीने में धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो 2 प्रश्न यहाँ से बनता है। पहला क्या है, कब मतलब कौन सा पोषण माह है, तो 7वां है। कहाँ लॉन्च किया गया, तो धार डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं कि इसको जो है अलग अलग कई सारे प्लेसेस पर भी जो है लॉन्च किया गया है और सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर। तो ये पोषण माह कितने से कितने तक चल रहा है, आप 4 ऑप्शन दे देगा। 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर, 1 सितंबर से 30 सितंबर, ठीक है, 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर या 1 अगस्त से 15 अगस्त। और ये कब स्टार्ट हुआ राष्ट्रीय पोषण माह, तो स्टार्ट होता है एक पेड़ माँ के नाम, जो एक नेशन वाइड स्कीम चल रही है देश भर में, देशव्यापी स्कीम जो है एक पेड़ माँ के नाम, उसी के साथ एक प्लांटेशन ड्राइव है, यानी कि पौधे लगाने की एक मतलब शुरुआत है, ऐसा कह सकते हो, प्लांटेशन ड्राइव है, तो उसी के साथ इसकी शुरुआत होती है। अच्छा, और भी बहुत सारी जो थीम्स है राष्ट्रीय पोषण माह के साथ वो भी स्टार्ट हुई, जैसे एक एनीमिया थीम थी, रक्ताल्पता जिसको बोलते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग एक स्कीम है, ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एक स्कीम है, पोषण भी पढ़ाई भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पोषण भी पढ़ाई भी एक थीम है, टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस एक थीम है, और एक पेड़ माँ के नाम, ये तो थीम है ही, इसके साथ जो है नेशन वाइड आपका प्लांटेशन ड्राइव जो चल रहा था पोषण माह के साथ ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। तो थीम्स भी याद रख सकते हो, पूछ सकता है कि जो आपका राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है 7वां, ठीक है, वो किन किन थीम्स और भी उससे रिलेट करती हैं या कौन कौन सी थीम साथ में आई थी। ठीक है, तो एनीमिया एक थीम थी, ग्रोथ मॉनिटरिंग थी, यानी कि वृद्धि को देखना, मॉनिटर करना, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एक थीम थी, पोषण भी पढ़ाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने घेर दिया है, टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस एक थीम थी, और एक पेड़ माँ के नाम जो कि मैंने आपको बताया ही, ये भी इंपॉर्टेंट थीम थी। अगली जो न्यूज़ है ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये जानना है कि टाटा ग्रुप ने जो है एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी स्टार्ट की है असम में। ठीक है, आपको बताना है कि अडानी ग्रुप के साथ कहाँ की कंपनी मिल करके इसी तरह के सेमीकंडक्टर चिप निर्माण कर रही है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, तो कंपनी का नाम बताओ, कौन सी कंपनी और किस देश की कंपनी है जिसके साथ अडानी ग्रुप मिलकर के कर रही है। इसको हम लोग कवर कर चुके हैं पहली दूसरी ही क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ रही है आपका कि टाटा ग्रुप ने टोटल 27,000 करोड़ रुपए सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर फैसिलिटी के लिए दिया है। असम में ये चीज़ें लगेंगी और जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है 15 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप जो है एनुअली निकलेंगी। जागी रोड असम में ये चीज़ लोकेट होगी। ठीक है, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे ये है कि इसमें जो है किस किस जगह ये चिप्स यूज़ होंगी। तो व्हीकल्स में यूज़ हो सकती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, मोबाइल फ़ोन में, सेल फोन में यूज़ होंगी, हेल्थ केयर में यूज़ हो सकती हैं, लैपटॉप्स में यूज़ हो सकती हैं। अच्छा, एक बात इसमें और महत्वपूर्ण है कि यहाँ से भी प्रश्न बना सकता है कि इंडिया का पहला इंडिजिनस, यानी कि भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सेंटर कौन सा है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि टाटा ग्रुप के साथ जो अभी लग रहा है असम में, ठीक है ना, जागी रोड पर, वही जो है आपका भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली सेंटर होने वाला है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, जागी रोड असम में ये सेमीकंडक्टर का जो फैसिलिटी है वो लगने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये देखना है कि 2025 में ये ऑपरेट होगा, 27,000 से ऊपर नौकरी मिल सकती है, इत्यादि इत्यादि। चलिए आ जाइए, यूपीएस लॉन्च हुआ है अभी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्योंकि जैसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चलता था कि जो लोग रिटायर होते थे उनको पेंशन्स मिलती थी, उसके साथ ही उनकी जैसे जो पेंशन बनती थी उसमें से सेल आउट हो जाती थी, 40% 60% पे उनको पेंशन मिलती थी। ठीक है, उसके साथ 1 वर्ष की सैलरी भी इनकैशमेंट हो जाता था कि 1 साल की पूरी सैलरी मिल जाती थी, तनख्वाह मिल जाती थी। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपए मंथली सैलरी है तो 12 लाख रुपए वो भी इनकैश होते थे। सरकार नई योजना लेकर के आती है 2004 के बाद से, तो वहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम आ जाती है। ठीक है, तो जो नई वाली पेंशन स्कीम है वो क्या करती है, वो कहती है कि आप 10% दोगे, कोई भी व्यक्ति जो भी सरकारी सेवा में है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सरकार कहती है कि हम अपना अनुदान देंगे उसमें 14% का, यानी कि
सपोज करो कि 10,000 रुपये आप दे रहे हो, सपोज करो 10% आपका 10,000 रुपये है, तो 14,000 रुपये उसमें सरकार देगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मंथली 24,000 रुपये होंगे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसमें सरकार ऐसा नहीं है, पहले सरकार अपने पास से देती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि अच्छा, जो पहले पैसे कटते थे, कि पहले भी पैसे कटते थे, तो वो जीपीएफ बोला जाता था उसको, ठीक है, ग्रॉस प्रोविडेंट फंड करके, या सॉरी ग्रॉस नहीं, जनरल प्रोविडेंट फंड बोला जाता था। पैसे जो कटते थे वो जनरल प्रोविडेंट फंड में रहते थे, आप उसको निकाल भी सकते थे, ठीक है। लेकिन जो पेंशन मिलती थी वो सरकार के द्वारा ही मिलती थी। यहाँ पर क्या करना है कि 10% आपको देना है, 14% सरकार देगी, और पेंशन जो बनेगी वो आपके 40% पर बनेगी, ठीक है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं कि आपके हाथ में नहीं सॉरी 60% पर पेंशन मिलेगी, 40% आपके हाथ में आ जाएगा। ऐसे अगर सामान्य लहजे में समझो कि आपने जितना इन्वेस्ट किया था, वो कुछ कंपनीज हैं जैसे एसबीआई की है, यूटीआई है, एलआईसी है, इत्यादि इत्यादि कुछ कंपनीज हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। और शेयर के दाम बढ़ते रहते हैं तो आपके पैसे बढ़ते रहते हैं। 40% आपको इनकैशमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि लास्ट में जब आप रिटायर होगे तो 40% हाथ में आ जाएगा, 60% पर आपकी पेंशन बनने लगेगी जब तक आप जीवित रहोगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें जानने वाली क्या है कि लोग सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे 10% कट रहे हैं, लास्ट में हमें मिल क्या रहा है, झुंझुना मिल रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है, सरकारी कर्मचारियों को, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, बहुत ज़्यादा विरोध होता है इसका, ओल्ड पेंशन चाहिए सबको, तो चलो एक स्कीम लाते हैं, यूपीएस लेकर के आते हैं। वही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, है क्या। कब लॉन्च हुई? पहला तो डेट यहां से पूछेगा, मैंने लिख भी दिया है, डेट याद कर लो। तो डेट याद कर लो, 24 अगस्त 2024 को आया था, ठीक है। 24 अगस्त 2024 यानी कि 24/8/24, ठीक है। तो ये जान जाना कि 8 जो है वो डिवाइड करता है दोनों 24 को, तो याद हो गया। 24 अगस्त 2024 को ये चीज़ आई थी, 8 मतलब अगस्त, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये जो है किसी भी एम्प्लॉयज़ को आपका नेशनल पेंशन स्कीम जिसको मिलती है वो स्विच कर सकता है, यानी कि आप चाहो तो नेशनल पेंशन स्कीम में रह जाओ, ठीक है, आप चाहो तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आ जाओ, ठीक है। अच्छा, एक बार अगर आप यूपीएस चूज कर लिए तो रिवर्स नहीं हो सकता। यहां पर एक पॉइंट याद रखना है कि यहां से प्रश्न बनेगा कि एक बार यूपीएस चूज करने के बाद आप चाहें तो 6 महीने के भीतर या 6 साल के भीतर फिर से एनपीएस ऑप्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, अगर एक बार चूज कर लिया तो फिर बात खत्म हो गई। अच्छा, एक चीज़ और है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको अप्लाई कर सकती है। अभी तो ये बस आया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अब देखिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें आई हैं कि कब से इंप्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि जब से आया तभी से इंप्लीमेंट हो गया। 24 अगस्त से आया तो 24 अगस्त से नहीं इंप्लीमेंट होगा। तो 24 अगस्त भी डेट याद रखो, जिस दिन ये आया है, ठीक है। लॉन्च कब से होगा दोस्तों? तो लॉन्च होगा 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। अच्छा, कुछ मित्र मेरे ऐसे हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ जूनियर ऐसे हैं जो लेक्चर को देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पॉजिटिव लोग, चाहे भले से एक कमेंट आए, ऐसा 100 कमेंट में गाली पड़े, एक कमेंट अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है तो मैं उनके लिए एफर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। और एक बात और कि अधजल गगरी छलकत जाए, जिनको अभी अभी जो समझ रहे हो ना कि तुम्हारी शोहरत बता रही है कि तुम्हारी दौलत नहीं नहीं, ऐसा ही कुछ है ना। तो जैसे जिसको अभी अभी प्राप्त हुआ है वो थोड़ा सा ज़्यादा कमेंट करने में विश्वास रखता है, अरे कैसा पढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये यहाँ बहुत अच्छा पढ़ा जाता, तो अबे तो जाओ पढ़ लो ना भाई। किसने रोका है? मैंने थोड़े रोका है तुम्हें। तो जहाँ से ज्ञान मिल रहा है आप लीजिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको जहाँ से ज्ञान मिल रहा है आप ले लो, ठीक है। तो उन लोगों का बहुत आभार जो लोग लेक्चर को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। पॉजिटिव रहिए। सच बता रहा हूँ कि सारे लेक्चर एक बार रिवाइज करिए, एक बार खुद से रीड करिए और फिर एक बार रिवाइज करिए 2x पर, 1.5x पर। आपको महसूस होगा कि चीज़ें मैं अपने ओर से डिलीवरेंस जो है वो ठीक ठाक करने की कोशिश करता हूँ। तो बेनिफिशियरी कौन है? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट राज्य कर्मचारी चाहें तो अप्लाई की जा सकती है राज्यों के द्वारा, ठीक है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या है? तो 10% बेसिक सैलरी होगी और डियरनेस अलाउंस होगी। डियरनेस क्या होता है? महंगाई भत्ता मिलता है हर साल, कुछ ना कुछ 3% 4% महंगाई भत्ता मिलता है जो आपकी बेसिक सैलरी पे जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे बेसिक सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी एक नियत सैलरी है। जैसे मान लो 35,400, आप 4200 ग्रेड पे अगर नौकरी पाओगे तो 35,400 जो है आपकी बेसिक सैलरी बनती है, ठीक है। अब इस पर 4% डीए लगता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से डीए जो है मिलता है। इन दोनों ही एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक। फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? जो आपको रखा है, जैसे केंद्र वाले ने रखा है, केंद्र सरकार ने, तो केंद्र सरकार देगी। राज्य सरकार ने आपको रखा है तो एम्प्लॉयर कौन हुई? राज्य सरकार हुई। तो 18.5% बेसिक सैलरी का देगी, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक मैंने आपको एनपीएस में 14% बताया, ठीक है, लेकिन यूपीएस में क्या हो रहा है? 18.5% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का कंट्रीब्यूशन सरकार कर रही है। अच्छा, बेनिफिट क्या होगा?
50% आपको पेंशन मिलेगी। किस चीज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज की 50% मिलेगी? जो एवरेज बेसिक पे रहेगी लास्ट 12 महीने की रिटायरमेंट से पहले। समझ में आ रहा है कि अगर आप 60 की एज में रिटायर हो रहे हो तो 59 से लेकर 60 तक पूरे 12 महीने जो आपके रहेंगे, उसमें जो आपकी बेसिक पे रहेगी, सपोज करो कि बेसिक आपकी 80,000 है, ठीक है, तो बेसिक पे जो है उसका 12 महीने का एक मीन, ये आपको जो है 50% उसका मिलेगा, ठीक है। अच्छा, किसको मिलेगा? जो 25 साल कम से कम सर्विस किया है, ऐसा नहीं किसी को भी मिल जाएगा, 25 साल वाले को मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है जो इंपॉर्टेंट है, 10,000 पर मंथ किसको मिलेगा? जो कि 10 साल सर्विस कर करके, ठीक है ना, छोड़ रहा है, उसको सुपर एनुएशन के रूप में 10,000 रुपये प्रति माह के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। पहला स्टेट कौन सा है? तो पहला स्टेट है महाराष्ट्र, जिसने इंप्लीमेंट कर दिया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने इसको जो है लागू कर दिया था 25 को, 24 को आया, 25 को इन्होंने लागू कर दिया, मतलब इनको सब कुछ पता था पहले से ही लागू करना है। अगला आता है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो बेसिकली ये जो स्कीम आई है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज ऑफिशियली लॉन्च किया है, यानी कि जो भी आपका पोर्ट वाला पोत मंत्रालय है उसने लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें बात ये कह रही है कि एक इनिशिएटिव चलाया गया है, एक प्रयास चलाया गया है कि जो भी कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर टग्स थे, टग्स होते हैं जैसे नाव को जो बांध करके रखते हैं, ऐसे समझिए, ठीक है ना, तो उसके लिए आप फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हो, जीवाश्म ईंधनों का यूज़ करते हो, चाहे फिर डीजल का यूज़ करो, पेट्रोल का यूज़ करो, अलग अलग जीवाश्म ईंधन यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसी को जो है ग्रीन किया जा रहा है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से या रीन्यूएबल एनर्जी से, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, उसकी मदद से ये सारी चीज़ें और शुरू की जाएंगी, ठीक है। अब जीटीटीपी जो है वो एक ही इनिशिएटिव है पंचकर्म संकल्प के अंतर्गत। तो देखिए प्रश्न क्या यहां से बनेगा, जो आपका ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है वो किस स्कीम के अंतर्गत आता है? अब दे देगा पंचकर्म स्कीम, ठीक है, त्रिकर्म स्कीम, ठीक है ना, त्रिस्तरीय स्कीम, या कोई भी एक और बना दिया, ठीक है ना, षोडश धर्म स्कीम, कुछ भी बना दिया, मतलब, ठीक। तो याद रखना है पंचकर्म स्कीम के अंतर्गत ये एक सेकंड यार, पंचकर्म संकल्प के अंतर्गत ये जो जीटीटीपी है, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम जो है वो आ रहा है, ठीक है। कब से स्टार्ट होगा? तो ये 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है और दिसंबर 31 तक जो है चलेगा इसका जो फेज 1 है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि फेज 1 जो जीटीटीपी है उसका फेज 1 कब तक चलेगा? तो 2 प्रश्न इस पर बन सकते हैं। बाकी कोई चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये तो पता ही है कि पोर्ट एंड शिपिंग इंडस्ट्री जो होगी पोर्ट एंड शिपिंग जो आपका मिनिस्ट्री है उसकी नोडल एंटिटी और प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अलावा राशन शॉप जो होती हैं उसका नाम बदल करके जन पोषण केंद्र किया गया है। कहाँ कहाँ किया गया है? तो अगस्त 20 को ये फैसला आया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो मिनिस्ट्री है उसने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें रीनेम कर रहे थे और ट्रांसफॉर्म कर रहे थे टोटल 60 फेयर प्राइस शॉप को, जिसको एफपीएस कहते हैं, फेयर प्राइस शॉप को गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्या नाम रखा जा रहा था उसका? जन पोषण केंद्र, ठीक है। तो याद रखिएगा कितने फेयर प्राइस शॉप्स को ऐसा किया गया है, तो उचित मूल्य की दुकानों को किया गया है। तो ये किया गया है 60 दुकानों के साथ। किस किस स्टेट में किया गया? तो गुजरात में किया गया, राजस्थान में किया गया, तेलंगाना में किया गया और उत्तर प्रदेश में किया गया। क्या नाम रखा गया? तो जन पोषण केंद्र जो है नाम रखा गया। किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया? तो कंज्यूमर अफेयर्स और फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। अगला है सीसीईए ने कितने नेशनल हाईवे यानी कि नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो टोटल 8, ठीक है। पहला प्रश्न यहीं से बन गया, कितने नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को अभी सीसीईए ने मंजूरी दी है? तो टोटल 8 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, ठीक है। जिसमें से कि एक जो होगा वो 8 लेन का होगा, 3 जो होंगे वो 6 लेन के होंगे और 4 जो होंगे वो 4 लेन के होंगे, ठीक है। ये लेन लिखा हुआ है और ये नंबर लिखा हुआ है। तो 4, 3, 7, 1 टोटल 8 हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है, जो कि पीपीपी मॉडल पे बनेगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। यानी कि जो प्राइवेट वाली संस्थाएं होती हैं वो पब्लिक संस्थाओं के साथ मिल करके काम यहाँ पर करेंगी,
ठीक है। कितने रुपए का आवंटन है, तो 50,655 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितने किलोमीटर बनेगा, तो 936 किलोमीटर की रोडें बनेंगी। अच्छा, 4 जो है, ये 8 जो हाई स्पीड हाईवे बन रहे हैं, इसमें से 4 जो है वो बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल होगा। क्या होता है कि बना दिया, ऑपरेट कर रहे हैं, फिर सरकार को ट्रांसफर करेंगे। कि प्राइवेट कंपनियों ने बना दिया, अब टोल वोल ले रहे हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, और फिर जब दाम निकल जाएगा या उससे कुछ ज़्यादा निकल जाएगा तो उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल पर वो चीज़ें चलेंगी। कहाँ कहाँ बन रही है, तो जो 8 लेन वाला बन रहा है वो बन रहा है नासिक फाटाखेद एलिवेटेड रोड कॉरिडोर। ठीक है, एक 8 लेन का याद कर लो और एक जो है 4 लेन का याद कर लो, अयोध्या रिंग रोड। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए आप बाकी चीज़ें भी बुक से देख सकते हो। ठीक है, जैसे आगरा ग्वालियर बन रहा है, ठीक ना, थराड देसा मेहसाना अहमदाबाद बन रहा है, कानपुर रिंग रोड बन रही है, 6 लेन में ये चारों बन रही है तीनों। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 लेन में आपकी बन रही है, अयोध्या रिंग रोड बन रही है, खड़गपुर मोरेगाम रोड बन रहा है, पथलगाम गुमला सेक्शन बन रहा है, नॉर्दर्न गुवाहाटी बाईपास बन रहा है। तो इसमें याद क्या करना है, अयोध्या वाला याद करना है पहला, और दूसरा याद करना है नासिक फाटाखेद एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पर एक रिपोर्ट आई हुई है। कौन लाया है, तो फाओ लाया है। ठीक है, आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जून में रिलीज किया है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, दैट इज कॉल्ड सोफिया, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, FI से फिशरीज। ठीक है, तो क्या रिपोर्ट में फोकस किस पर है, तो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन, यानी कि जो भी एक तरह से कहते हैं ना कि येलो रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, तो ब्लू रिवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, मत्स्यिकी से जुड़ा हुआ है, मछलियों के उत्पादन से, उनके व्यापार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टेट हैं, कुछ कंट्रीज हैं, उन्हीं का नाम आपको याद रखना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या क्या हाईलाइट है, पहला हाईलाइट ये है कि टोटल जो है रीजन वाइज देखा जाए तो एशिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, शायद ये प्रोडक्शन की ही बात कर रहा होगा, ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है फिशरीज़ का वो एशिया में होता है, फिर यूरोप में होता है, फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका में होता है, और कैरेबियन को मिला करके। ठीक है, तो ये 3 जगह का नाम याद रखो कि एशिया में सबसे ज़्यादा फिशरीज़ प्रोडक्शन है, फिर आपका यूरोप में, और उसके बाद है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में। ठीक है, फिर आता है कंट्री वाइज अगर देखेंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन है चाइना में 36, इंडिया में 8% और इंडोनेशिया में 7%। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखेंगे कि 36 और प्लस 15 यानी कि टोटल 51% का जो प्रोडक्शन है वो 3 कंट्रीज से आ रहा है। पहला चाइना से 36%, दूसरा इंडिया से और तीसरा इंडोनेशिया से, मिला करके टोटल 51% आ रहा है। तो ये कंट्री वाइज प्रोडक्शन हो गया। फिर सस्टेनेबिलिटी की बात की जाएगी तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, सीधे आ जाएंगे कंजम्पशन में। कंजम्पशन की बात की जाए तो ग्लोबल अपरेंट कंजम्पशन ऑफ एक्वेटिक फूड पर कैपिटा जो है 20.6 kg जो है पर कैपिटा में कंजम्पशन है इसका। एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो प्राइमरी प्रोडक्शन में 61.8 मिलियन लोग जो है इस कार्य में जुटे हुए हैं। ट्रेड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करता है चाइना, फिर नॉर्वे, फिर वियतनाम, फिर इक्वाडोर। देखिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, चाइना, एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, चाइना। लेकिन क्या भारत दूसरे नंबर पर कर रहा है, नहीं कर रहा है, नॉर्वे कर रहा है। कौन कर रहा है, नॉर्वे कर रहा है, और फिर कौन कर रहा है, वियतनाम कर रहा है, भारत कहीं भी नहीं है। बात की जाए अगर कि टोटल इंटरनेशनल ट्रेड कितना है एक्वेटिक प्रोडक्शन का, तो 195 बिलियन US डॉलर का जो है ट्रेड इसका व्यापार होता है। बाकी कुछ डेटा दिया हुआ है जो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये इंडिया का है तो पढ़ दे रहा हूँ मैं एक बारी कि इंडिया रैंक्ड फर्स्ट इन इनलैंड फिशरी प्रोडक्शन विद 1.9 मिलियन टन्स। तो इनलैंड का अगर पूछा जाए, यानी कि अगर अंतःस्थलीय, यानी कि जैसे जो हम लोग अंदर देश के अंदर जो इनलैंड करते हैं, इनलैंड फिश प्रोड्यूस करते हैं, वो वर्ल्ड में हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, और रैंक्ड 1 है हम लोग इस मामले में फिशरी के प्रोडक्शन में, इनलैंड फिशरी प्रोडक्शन में 1.9 मिलियन टन्स के अकॉर्डिंग, मतलब आसपास जो है डेटा बनता है। फिर RBI ने कुछ पोर्टल लॉन्च किए हैं, ये सारी चीज़ें हमने घटनासार में कवर कर ली हैं। घटनासार का एक जंबो वीडियो आने वाला है जिस दिन लॉन्च हो जाए, आज या कल में। तो क्या है प्रवाह पोर्टल और GSEC ऐप, यानी कि GSEC मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऐप। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मई के महीने में इसको लॉन्च किया। 3 मेजर इनिशिएटिव थे। पहला था प्रवाह, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन पोर्टल। ठीक है, तो नाम याद कर लो प्रवाह का। थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है कि P से है प्लेटफॉर्म, R से है रेगुलेटरी, A से है एप्लीकेशन, VA से है आपका वैलिडेशन, और
AH से मिला करके ऑथराइजेशन बनाया हुआ है, ठीक है। ये पोर्टल है। दूसरा है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल, अगला जो आपका है 3 इनिशिएटिव में से सेकंड है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, और तीसरा है आपका फिनटेक रिपोजिटरी, ठीक है। प्रवाह पोर्टल क्या है? तो प्रवाह पोर्टल जो है सिक्योर और सेंट्रलाइज वेब बेस्ड पोर्टल है, यानी कि वेब आधारित एक पोर्टल बनाया गया है, ठीक है, जो कि जिसका लक्ष्य है ईज द प्रोसेस ऑफ सीकिंग अथराइजेशन। जो भी लोग अथराइजेशन चाह रहे हैं आरबीआई की, ठीक है, लाइसेंस चाह रहे हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल चाह रहे हैं, किसी भी या तो इंडिविजुअल चाह रहा हो या फिर पूरी एंटिटी यानी कि कंपनी चाह रही हो, उनके लिए प्रवाह पोर्टल एक आसान ऐप है या वेब पोर्टल है, ठीक है, ऐप नहीं है, वेब पोर्टल है, ठीक है। तो आप इसके माध्यम से अगर कोई ऑथराइजेशन चाह रहे हैं, कोई लाइसेंसिंग चाह रहे हैं, तो अप्लाई कर देंगे इस वेब पोर्टल के माध्यम से, आरबीआई अकॉर्डिंगली आपको अप्रूव कर देगी। फिर मोबाइल एप्लीकेशन आया है जिसका नाम है आरबीआई डायरेक्ट रिटेल डायरेक्ट पोर्टल, ठीक है। इसका क्या एम है? तो इसका लक्ष्य है कि सीमलेस यानी कि निरंतर, बिना रुके, ठीक है ना, बिना रुकावट का, एंड कन्वीनियंट वे टू रिटेल इन्वेस्टर टू ट्रांजैक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो भी रिटेल इन्वेस्टर है यानी कि खुदरा इन्वेस्टर जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या कर पाए, इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है, या फिर अपना काम बेसिकली कर सकें, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही GSEC लिख रहा है, उसके लिए आपका जो दूसरा ऐप है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल ऐप ये आया है, ठीक है। बाई ओपनिंग देयर रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट्स, ठीक है, विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंतर्गत वो अपना गिल्ट जो है अकाउंट उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक। तीसरी है फिनटेक रिपोजिटरी। तो फिनटेक रिपोजिटरी क्या फैसिलिटेट करेगी, क्या आसान बनाएगी? इसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट फिनटेक एंटिटीज, जो भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली एंटिटीज हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनके बारे में आप जानकारी निकाल सकते हो, ठीक है, या फिनटेक से रिलेटेड जानकारी निकाल सकते हो आप फिनटेक रिपोजिटरी के थ्रू, ठीक है, कि उनकी एक्टिविटीज क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। एडिशनली अ रिलेटेड रिपोजिटरी इज कॉल्ड इमटेक रिपोजिटरी। एक और है इसके साथ में, फिनटेक के साथ में एक और रिपोजिटरी स्कीम है, क्या है? एमटेक रिपोजिटरी। इसको भी लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, किसको रेगुलेट करने के लिए, किन एंटिटीज को? जैसे बैंक्स और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, उनको वो करने के लिए, क्या करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए एमटेक रिपोजिटरी आई है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अगर ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एआई यूज़ कर रहे हैं, एमएल यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं, डीएलटी, क्वांटम, जो भी आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजीज़ है, अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए एमटेक रिपोजिटरी जो है लॉन्च की गई है। तो ये भी चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 चीज़ें क्या क्या बताई। पहला मैंने बताया आपको प्रवाह पोर्टल, जो कि आसान करेगा अगर आप ऑथराइजेशन या लाइसेंसिंग की सर्च कर रहे हैं तो इस पोर्टल के थ्रू, वेब पोर्टल के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल। तो जो भी खुदरा व्यापारी हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना अकाउंट खोल सकते हैं, इसको रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट बोलते हैं, वो आप ओपन कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम चल रही है उसमें, ठीक है। फिर है फिनटेक रिपोजिटरी। फिनटेक रिपोजिटरी में ये फैसिलिटी दे रहा है, ये फैसिलिटेट कर रहा है, आपको सुविधा दे रहा है कि जो भी फिनटेक कंपनी है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। उसी के साथ एक एमटेक रिपोजिटरी भी स्टार्ट हुई है कि जो नई टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं, जैसे एआई यूज़ कर रहा है, एमएल यूज़ कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहा है, उसके बारे में अगर जानकारी लेनी है तो उसके लिए भी आसानी की गई है एमटेक रिपोजिटरी के द्वारा। फिर आता है सीडीपी सुरक्षा। तो देख लेते हैं सीडीपी सुरक्षा स्कीम क्या है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है जिसका नाम है सीडीपी सुरक्षा, ठीक है। तो एक नया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया हुआ सीडीपी सुरक्षा। ये क्या करेगा? जो भी डिसबर्समेंट होगी, यानी कि इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति, किस चीज से रिलेटेड? सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी वाले जो किसान हैं उनकी जो सब्सिडी, मतलब क्षतिपूर्ति की सब्सिडी होगी, वो देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये सीडीपी सुरक्षा। इसमें क्या करेंगे? सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस, कि हॉर्टिकल्चर के लिए, बागवानी के लिए जो भी असिस्टेंस होगा उसके बारे में कुछ नॉलेज उठाएंगे, सिक्योर करेंगे उसको, ठीक है। और एक तरह का ये यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन जो है इसमें करेंगे, ठीक है, इस सिस्टम में।
तो एक बार और अगर इसको मैं सम अप करूं तो इस तरह से मतलब है कि ये जो आपका प्लेटफॉर्म है सीडीपी सुरक्षा, उसमें एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षा के लिए प्रणाली और उसकी सहायता से बागवानी सहायता, ये जो है एक तरह का ऐसा मंच है, इंस्टेंट डिसबर्सल करेगा, यानी कि तात्कालिक रूप से क्षतिपूर्ति द्वारा जो है आपका डिसबर्स कर देगा मामले को, ठीक, और किस सब्सिडी दे देगा, ठीक है, फार्मर को। और ये पैसा जाएगा कहाँ? डायरेक्टली ई रुपे वाउचर मिलेगा, जो कि एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया हुआ एक सिस्टम है या वाउचर है, उसके द्वारा डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। कुछ डेटाबेस इंटीग्रेशन है, जैसे पीएम किसान से ये डेटा लेंगे, क्लाउड बेस्ड सर्वर स्पेस फ्रॉम एनआईसी से लेंगे, उदय वैलिडेशन करेंगे यानी कि आधार कार्ड वैलिडेशन, ई रूपी इंटीग्रेशन करेंगे लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी के द्वारा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा, जियो टैगिंग करेंगे, जियो फेंसिंग करेंगे इत्यादि। जैसे भाई जहां हॉर्टिकल्चर हो रहा है उसका डेटा चाहिए, जो व्यक्ति कर रहा है उसका आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। पीएम किसान के साथ इसके डेटाबेस का इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो कोई फसल बो रहे हैं, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर वाले में डिसबर्समेंट के लिए या पैसा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं सब्सिडी लेने के लिए, तो उसके लिए पूरी तरह से जो है हर जो भी प्लेटफॉर्म है उनके साथ इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। आता है भारत टैक्स 2024। फरवरी में भारत टैक्स आया। क्या है भारत टैक्स? ठीक है, एक यूनिफाइड फॉर्म ऑफ फैशन है, मतलब ये फैशन के एकीकृत स्वरूप पर केंद्रित एक ये आपका भारत टैक्स जो है वो चीज़ है, जो कि भारत मंडप नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ संपन्न हुआ, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में ये चीज़ संपन्न हुई। अगर भारत टैक्स के बारे में कुछ बात की जाए तो जो इसकी थीम है वो ये है कि सेलिब्रेटिंग इंडियाज टेक्सटाइल हेरिटेज एंड ग्लोबल लीडरशिप। अब इसको हिंदी में समझोगे तो भारत की वस्त्र विरासत और वैश्विक नेतृत्व का उत्सव। ये एक औद्योगिक अंतर्राष्ट्रीय उद्योग मंच है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इंटरनेशनल इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उद्योग मंच है। इसमें क्या क्या किया जाएगा? कई सारे एग्जीबिशन हुए, जैसे नॉलेज सेशन हुआ, ठीक है, थीमेटिक डिस्कशन हुआ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग हुई, और B2B नेटवर्क के भी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस वाली भी बातें हुई, ठीक है। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इंस्पायर किया 5F विजन के साथ, जैसे फार्म टू फाइबर। अब यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, देखिए PCS में यहाँ से प्रश्न आएगा क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है, तो टिपिकल चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे फार्म टू फाइबर यानी कि खेत से फाइबर तक, फाइबर टू फैक्ट्री, फाइबर से फैक्ट्री तक, फैक्ट्री टू फैशन, फैक्ट्री से फैशन तक, और फैशन टू फॉरेन, और फैशन से फॉरेन तक। तो ये 5F विजन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत टैक्स में। टैक्स मतलब कुछ और नहीं है, टेक्सटाइल है, ठीक है। हाईलाइट की बात की जाए तो ये जो 4 साल का UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट है, 4 वर्षीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम परियोजना है, जिसका लक्ष्य भारतीय वस्त्र क्षेत्र की चक्रीयता और इसको जो है इंटरनेशनलिटी की ओर ले जाना है, ठीक है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है अटल सेतु। पुरानी न्यूज़ है। 17,840 करोड़ रुपए लगे थे, नवी मुंबई में जो है बना हुआ है। इसका दूसरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी शावरी न्यावा शेवा अटल सेतु, ठीक है। इनॉग्रेट किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया जनवरी के महीने में। अटल सेतु के बारे में कुछ कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं, इसको पहले भी हम लोगों ने घटनासार में कवर कर लिया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं रह जाता है। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जैसे इसका विजन है कि ईज ऑफ मोबिलिटी को इंप्रूव कर देगा, कि भाई आना जाना आवागमन की सुविधा दे रहा है ये, ठीक है। फिर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है ये जोड़ रहा है, ठीक है। इसका जो विजन है, इन लाइन विद दिस विजन द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक नाउ नेम एज अटल बिहारी वाजपेयी शावरी न्यावा शेवा अटल सेतु। पहले इसका नाम था मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है। कितने किलोमीटर का है? तो 21.8 किलोमीटर का लंबा है। 6 लेन का ब्रिज बन रहा है यहाँ पर। 16.5 किलोमीटर जो है समुद्र के ऊपर है, 5.5 किलोमीटर लैंड के ऊपर है, ठीक है। ये अभी तक का इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो है ये इंडिया में है, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं हम लोग कि इस स्कीम के अंतर्गत पहले तो ये समझिए कि 1 करोड़ हाउस होल्ड पर ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो कि मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो 1 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करेगी रूफ टॉप सोलर पैनल से। मतलब आप अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवा सकते हो, ठीक है। उस तरह से ये कवरेज दे रहा है। दूसरा है कि इस स्कीम के अंडर में जो लोग हैं वो 300 यूनिट की बिजली जो है फ्री पा सकते हैं हर महीने, और सेव कर सकते हैं 18,000 रुपये लगभग एनुअली, ठीक है। ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। इस स्कीम के द्वारा और क्या है कि
एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है, कैसे आएगा कि 300 यूनिट के बाद की बिजली जो होगी वो आप सरकार को बेच भी सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी है इसमें, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ऑनगोइंग रूफटॉप सोलराइजेशन प्रोग्राम रनिंग एटलीस्ट अ डेकेड नाउ, ठीक है, कि एक दशक से इस तरह की चीज़ें चल रही थी। किस तरह की चीज़ें? जो रूफटॉप सोलराइजेशन प्रोग्राम है जो रनिंग है, उसी में ये थोड़ा सा इन्हांसमेंट कर देगा या उसी में जुड़ जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है ना, जो कि लगभग एक दशक से चल रहा है। 40% और 40 गीगावाट ऑफ द गवर्नमेंट इनिशियल टारगेट ऑफ सेटिंग अप 100 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाई 2022 वॉज मीन्ड टू बी थ्रू रूफटॉप सिस्टम। तो सरकार का कुछ टारगेट था, क्या था कि 2022 तक 100 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करेंगे। उसके आरंभिक मतलब स्टार्टिंग का जो 40% या 40 गीगावाट है वो हम लोग रूफटॉप या कि छत पे जो प्रणालियां लगती हैं उसके माध्यम से किया जाना था, ठीक है। 2023 के अंतिम तक कंट्री ने टोटल सोलर कैपेसिटी का 73.3 गीगावाट जो है वो प्राप्त कर लिया है, जो कि ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम से जो है लगभग 11 गीगावाट या 15% प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। तो जो टारगेट था 40 गीगावाट का वो उसमें से 11 गीगावाट ही हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। टोटल 73.3 गीगावाट अभी तक सोलर कैपेसिटी के कंपैरिजन में, ठीक है, जो कि टोटल कैपेसिटी हम लोग स्थापित किए हैं सोलर की, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ पुरानी ही थी। अगला है आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रीचे पालना, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ये जो नेशनल लेवल प्रोग्राम है आंगनवाड़ी कम क्रीच अंडर पालना, ठीक है, तो ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में रिलीज़ किया गया। और इसके बारे में डायरेक्टली हम लोग समझते हैं कि ये जो इसका सेंट्रल एम क्या है, आंगनवाड़ी कम क्रीचेस जो है वो मीट करेगा डिमांड फॉर क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ एंड इनेबल वुमेन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वर्कफोर्स। कि भाई आंगनवाड़ी में ही जब क्रीचेस बन जाएंगे, यानी कि बच्चों को पालने के लिए जो पालने होते हैं, तो जो महिलाएं वहाँ से छुटकारा पाएंगी अपने बच्चों को पालने से, वो डायरेक्टली वर्कफोर्स में जा सकती हैं, कार्य क्षेत्र में जा सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपका क्वालिटी चाइल्ड केयर को भी फैसिलिटेट करेगा और उसके साथ ही आपका जो महिलाएं हैं वो भी अलग हट करके कुछ पैसे कमा सकेंगी। गवर्नमेंट इसके लिए 17,000 क्रीचेस निर्माण कर रही है, जिसमें से 5,222 को अभी तक अप्रूव कर दिया गया है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि इस स्कीम के अंतर्गत, पालना स्कीम के अंतर्गत 17,000 क्रीचेस में से 5,222 टोटल अप्रूव कर दिए गए हैं। पालना स्कीम क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला और बाल विकास ने लॉन्च किया है एक अम्ब्रेला स्कीम मिशन शक्ति फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट फॉर वुमेन इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन। 2021 से लेकर के 25-26 तक ये चलने वाली स्कीम शक्ति को लॉन्च किया था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने एक अम्ब्रेला स्कीम थी, वो क्या नाम था, मिशन शक्ति, ठीक है। किसके लिए? सेफ्टी सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के लिए, 15वें फाइनेंस कमीशन में। ये स्कीम की गाइडलाइन जो है इफेक्टिव हुई 1/4/2022 से। अब पालना कंपोनेंट हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर मिशन शक्ति टू प्रोवाइड फॉर क्वालिटी एंड अफोर्डेबल डे केयर फैसिलिटी। अब इसी मिशन शक्ति के अंडर में क्वालिटी और अफोर्डेबल डे केयर फैसिलिटी को ऐड कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि जो बच्चे होंगे वर्किंग वुमेन के, उनको एक तरह से पहले तो वर्किंग वुमेन को इंकरेजमेंट मिलेगी कि आप जा करके कार्यस्थल पर अपना काम कर सकती हैं, बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो मिशन शक्ति है उसमें पालना स्कीम के अंतर्गत बढ़िया तरीके से उनका लालन पालन होने लगेगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि किस मिशन के अंडर में इसको जो है एक तरह से एक्सटेंड किया गया है पालना स्कीम को। तो मिशन शक्ति जो चल रहा था 2021 से 25-26 तक चलना था, 2022 से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, उसी में इसको 2024 में आपका ऐड कर दिए हैं। फिर आता है 3 सब स्कीम्स अंडर द रैम्प प्रोग्राम। तो देख लेते हैं कि ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर में जो 3 सब स्कीम्स लॉन्च हुई हैं रैम्प प्रोग्राम की, वो क्या क्या है। तो किसने लॉन्च किया है? नारायण राणे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई देखते हैं, उन्होंने लॉन्च किया है पिछले वर्ष 2023 के दिसंबर महीने में। पहली स्कीम है द एमएसएमई ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एमएसएमई गिफ्ट स्कीम जिसको कहा जा रहा है। ये जो है एमएसएमई जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगी, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके द्वारा जो भी ग्रीन इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है, और उससे जो भी आपका फाइनेंस की चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं, उसके अंतर्गत जो है एमएसएमई गिफ्ट स्कीम आई हुई है।
देखिए ये हेल्प करेगी ऐसे एमएसएमईज की जो कि अडॉप्ट करेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी विद इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट, जो कि उन कंपनीज को ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी सहायता कर सकेगी। ठीक है, तो दूसरी स्कीम जो है द एमएसएमई स्कीम फ्रॉम प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी, जिसको एमएसई स्पाइस स्कीम बोल रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी स्कीम ये हो गई। इसके बारे में कह रहा है कि सर्कुलर इकोनॉमी के संवर्धन में, यानी कि उसके इन्हांसमेंट करने में, उसको प्रमोशन करने में, ठीक है, और निवेश के लिए जो योजना आई है उसको स्पाइस योजना कह रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी परियोजना को समर्थन देने वाली सरकार की पहली योजना है। तो ये भी याद रखना है कि फर्स्ट एवर स्कीम है गवर्नमेंट की टू सपोर्ट सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके साथ ही जो ऋण सब्सिडी के माध्यम से की जाएगी और इससे एमएसएमई क्षेत्र का 2070 तक शून्य उत्सर्जन का सपना साकार भी होगा। तो ये भी चीज़ एक ड्रीम जो देखी गई थी कि एमएसएमई सेक्टर में शून्य उत्सर्जन होगा 2070 तक, वो भी इस एमएसएमई या एमएसई स्पाइस स्कीम के द्वारा पूरा करने का टारगेट देखा जा रहा है। तीसरी स्कीम है द एमएसई स्कीम ऑन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, दैट इज ओडीआर फॉर डिलेड पेमेंट्स। तो बिल विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान जैसी जो योजना आई है, तीसरी योजना, तो कह रहा है कि एमएससी योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए विलंबित भुगतान की घटनाओं को दूर करने के लिए आधुनिक आईटी उपकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कानूनी समर्थन का समन्वित करने की अपनी तरह की एक पहली योजना ये जो है। ठीक है, तो आईटी टूल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेगी टू एड्रेस इंसिडेंट ऑफ डिलेड पेमेंट्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस अगर किसी तरीके की पेमेंट में डिले कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ आईटी टूल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी चीज़ का इस्तेमाल ये करती है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, यानी कि टूरिज्म मार्ट, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। ठीक है, तो ये 11वां एडिशन है। पहला प्रश्न यहीं से बन सकता है कि कौन सा एडिशन है, तो 11वां एडिशन है इसका। कहाँ हुआ, तो 2023 में आपके शिलोंग मेघालय में हुआ था। ठीक, तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ हुआ, तो मेघालय में हुआ, याद रखना है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, तो जो मिनिस्ट्री है उसी के द्वारा किया जाएगा, यानी कि टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं इसकी, ऑब्जेक्टिव क्या है देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का, ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ये बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेक होल्डर्स को, जिससे कि वो इंटरेक्ट कर सकें अपने काउंटर पार्ट्स के साथ फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड ओवरसीज मार्केट के साथ। ठीक, मतलब कहने का ये है कि इंटरनेशनल टूरिज्म मार्केट या मार्ट जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जो भी नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेक होल्डर है, मतलब जो उसमें अपना पैसा लगाए हुए हैं, यानी कि शेयर धारक हैं उनको, जिससे कि वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक संबंध बना सकते हैं, अंतर संबंध बना सकते हैं किसके साथ, जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, यानी कि जो टूरिज्म की अन्य कंपनियां हैं या टूरिज्म में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, चाहे कंट्री में अपने या फिर देश के बाहर, उन लोग को के साथ इनका जो है एक संबंधों को प्रगाढ़ करेगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जो है एक रोटेशन बेसिस पर वन ऑफ द एनुअल इवेंट को हेल्ड की थी। ठीक है, उसके बाद मिशन लाइफ की यहाँ पर बात हो रही थी कि किस तरीके से इंटरनेशनल मार्ट जो है प्लान कर रहा है ग्रीन इवेंट्स को, अडॉप्टिंग लो कार्बन ऑप्शंस, कि किस तरह से कम कार्बन का इमिशन हो, द लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट्स फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ, जो कि सारा कुछ फॉर्मुलेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया मिशन लाइफ के द्वारा। उसके अलावा सेंसिटाइजेशन ऑफ टूरिज्म स्टेक होल्डर्स जनरेटिंग ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट दिस प्रोजेक्ट, और लोगों को इसके बारे में बहुत अवेयर किया गया। ठीक है, फिर देयर विल बी नो यूज़ ऑफ SUP, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रही कि इस दौरान कोई भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है यूज़ नहीं किया गया। ठीक है, चीज़ें डिजिटल और पेपरलेस की गई, और फॉलो किया गया ट्री प्लांटेशन इसके बाद में। ठीक है, तो उसके बाद में पौधारोपण भी हुआ, वृक्षारोपण हुआ। ठीक है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना, कब बना, तो अक्टूबर पिछले वर्ष बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया इस चीज़ को कि हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड, यानी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन करते हैं। द बोर्ड शैल हैव ए चेयरपर्सन होगा एक इसमें, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है, टर्मरिक का, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का वर्ल्ड में। 2022-23 का डेटा लें तो 3.2 लाख हेक्टेयर में जो है टर्मरिक कल्टीवेट की गई थी, बोई गई थी, और टोटल जो प्रोडक्शन हुआ था 11.61 लाख टन हुआ था, जो कि ग्लोबल मार्केट का 75% आता है। इसमें क्या पाया जाता है, करक्यूमिन पाया जाता है। ठीक है ना,
तो ये भी चीज़ याद रखना है जो इसमें लिखा नहीं है। लगभग 20 स्टेट हैं जो भारत के, वहाँ टर्मरिक बोई जाती है, जिसमें कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग में देखेंगे आप तो महाराष्ट्र है, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो अभी जो बोर्ड बना है वो तेलंगाना के अंदर बना है, ठीक है। फिर आता है यशोभूमि। यशोभूमि देख लेते हैं, ठीक है। यशोभूमि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, फेज़ 1 इसका यशोभूमि का, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC में, ठीक है, यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर जो IICC है उसी को यशोभूमि कहा जा रहा है, जो कि द्वारका नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। की हाईलाइट ये है कि यशोभूमि डेवलप किया गया है, इससे कॉस्ट ऑफ अराउंड 5400 करोड़ रुपए लगे हैं। टोटल प्रोजेक्ट एरिया 8.9 लाख स्क्वायर मीटर का है। यशोभूमि विल बी अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइस, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट माइस है। माइस मतलब मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन फैसिलिटीज़ वाला संस्था। तो ये याद रखिएगा यशोभूमि कहाँ खुला है। तो फुल फॉर्म है इसका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। कन्वेंशन सेंटर है या एक्सपो सेंटर है, और ये वर्ल्ड की जो बड़ी संस्थाएं हैं या माइस है उसमें शामिल है, ठीक है। यानी कि मीटिंग्स, इंसेंटिव्स और कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। जो दूसरा हम लोग का टॉपिक है वो फिजिकल और मॉनेटरी अफेयर्स, तो हम लोग इसको कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।